1920 का दशक। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के इतिहास का एक ऐसा प्रयोग जिसने विज्ञान और नैतिकता दोनों की हदों को झकझोर कर रख दिया। इसे हम लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी ऐतिहासिक और बेहद विवादास्पद स्टडी की गहराई में जाएंगे। एक ऐसा प्रयोग जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। जॉन बी वॉटसन का एक दावा सुनिए। मनोविज्ञान के इतिहास के सबसे बोल्ड और विवादास्पद बयानों में से एक। उन्होंने कहा था, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स, यानी मुझे 1 दर्जन बिल्कुल स्वस्थ बच्चे दें और मैं गारंटी देता हूं कि उनमें से किसी को भी चुनकर मैं मनचाहा एक्सपर्ट बना सकता हूं। जरा सोचकर देखिए, उस समय के हिसाब से ये कितना बड़ा और लगभग किसी मैड साइंटिस्ट जैसा दावा था। ये साफ दिखाता है कि वॉटसन को अपनी थ्योरी पर किस हद तक, किस चरम तक भरोसा था। वॉटसन की इसी थ्योरी, इसी विचारधारा को बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद का नाम दिया गया। 1913 में उनके एक ऐतिहासिक मैनिफेस्टो साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट ने तो जैसे तहलका ही मचा दिया। उनका सीधा सा कहना था कि विज्ञान में सिर्फ उसी बिहेवियर की स्टडी होनी चाहिए जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें और जिसे नापा जा सके, यानी ऑब्जर्व और मेजर किया जा सके। दिमाग के अंदर क्या चल रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता, वॉटसन ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। पुराने तरीकों के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी बगावत थी। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, टैब्यूला रासा या ब्लैंक स्लेट। वॉटसन का पक्का यकीन था कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल एक कोरी स्लेट की तरह होता है। उसमें पहले से कुछ नहीं होता। उसकी सारी आदतें, उसके अनुभव, या तक कि उसकी भावनाएं भी, ये सब सिर्फ और सिर्फ बाहरी कंडीशनिंग का नतीजा होती हैं। और बस इसी सोच ने उन्हें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए उकसाया जहां वो ये देखना चाहते थे कि क्या इंसानी भावनाओं को, जैसे कि डर को, बिल्कुल शून्य से आर्टिफिशियली पैदा किया जा सकता है। वक्त था फरवरी 1920 का। जॉन बी वॉटसन और रोज़ली रेनर का एक बेहद ही ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। नाम था कंडीशन्ड इमोशनल रिएक्शंस। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में किया गया ये एक्सपेरिमेंट अब पूरी दुनिया के सामने था। और सच कहूं तो मनोविज्ञान को देखने का नजरिया अब हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो आखिर ये लिटिल एल्बर्ट था कौन? जब ये प्रयोग शुरू हुआ तब एल्बर्ट सिर्फ 9 महीने का एक बहुत ही स्वस्थ बच्चा था। उसकी माँ उसी अस्पताल में एक वेट नर्स का काम करती थी। करीब 21 पाउंड का ये बच्चा वॉटसन के लिए बिल्कुल एक आइडियल सब्जेक्ट था, एक परफेक्ट कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि वो बच्चा बहुत ही शांत और अनइमोशनल था। मतलब शुरुआत में उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, और उसकी यही शांति, यही निडरता उसे इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे सही बनाती थी। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का बेस था क्लासिकल कंडीशनिंग। आसान भाषा में समझें तो ये सीखने का एक ऐसा तरीका है जहां एक नॉर्मल, न्यूट्रल चीज को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दिया जाता है जिससे नेचुरली कोई रिएक्शन पैदा होता हो। आइवन पावलोव ने तो इसे कुत्तों पर, यानी जानवरों पर, बहुत कामयाबी से आजमाया था। लेकिन वॉटसन अपनी 1924 की किताब बिहेवियरिज्म के सिद्धांतों को साबित करना चाहते थे। उन्हें यह दिखाना था कि यही कंडीशनिंग हम इंसानों की भावनाओं पर भी 100% लागू होती है। अब आइए समझते हैं कि डर पैदा करने का ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। सबसे पहले एल्बर्ट के सामने एक सफेद चूहा लाया गया। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उसने उस चूहे को छुआ, उसके सिर के ठीक पीछे एक स्टील की रॉड पर हथौड़े से बहुत जोर से मारा गया। ये आवाज इतनी तेज थी कि बच्चा बुरी तरह सहम गया और रोने लगा। अब इमेजिन कीजिए, बार बार यही किया गया, चूहा आया और फिर वो डरावनी आवाज। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय में एल्बर्ट सिर्फ उस सफेद चूहे को देखकर ही कांपने लगा, बिना किसी तेज आवाज के भी। इस डर की टाइमलाइन वाकई हैरान करने वाली है। 9 महीने की उम्र में जब बेसलाइन टेस्ट हुआ तो एल्बर्ट को जानवरों से कोई डर नहीं लगता था, वो बस तेज आवाज से चौंकता था। लेकिन जब वो 11 महीने 3 दिन का हुआ तब पहला कंडीशनिंग सेशन हुआ जहां चूहे के साथ वो तेज आवाज जोड़ी गई। सिर्फ 1 हफ्ते बाद, यानी 11 महीने और 10 दिन पर, डर इस कदर बढ़ गया कि वो बच्चा सिर्फ चूहे को देखते ही रोने लगा। और फिर 1 साल 21 दिन पर फाइनल टेस्ट किए गए, जिसके तुरंत बाद बच्चे को अचानक अस्पताल से ले जाया गया।
यहाँ पर मनोविज्ञान का एक और बहुत ही अहम सिद्धांत अपना काम कर रहा था, जिसे जनरलाइजेशन कहते हैं। ये तब होता है जब हमारी कोई सीखी हुई प्रतिक्रिया यानी कंडीशन रिस्पॉन्स उन दूसरी चीज़ों पर भी लागू होने लगती है जो दिखने में, छूने में उस पहली चीज़ जैसी ही हो। इसका मतलब साफ था। लिटिल एल्बर्ट के दिमाग में जो डर बिठाया गया था, वो अब सिर्फ एक सफ़ेद चूहे तक सीमित नहीं रहने वाला था। जी हाँ, करीब 1 महीने बाद ट्रांसफर सेशंस शुरू किए गए। अब एल्बर्ट के सामने सिर्फ चूहा नहीं था, उसके सामने एक खरगोश लाया गया, एक कुत्ता, एक सील स्किन का फर कोट, थोड़ी सी रुई और तो और एक सांता क्लॉज का मास्क भी। और नतीजा, वो बच्चा इन सभी फर वाली और सफ़ेद चीज़ों से बुरी तरह खौफ खाने लगा। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि जो डर आर्टिफिशियली पैदा किया गया था, वो अब कितनी भयानक तरह से जनरलाइज हो चुका था। लेकिन रुकिए, क्या इस प्रयोग की कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। 1979 में बेन हैरिस का एक रिसर्च पेपर आया, जिसने एक नई ही बहस छेड़ दी। दरअसल एल्बर्ट के अस्पताल से जाने के बाद इस प्रयोग की कहानी को इतना ज्यादा तोड़ा मरोड़ा गया कि ये साइंस के तन्नों से निकलकर एक अफवाह, एक लोक कथा जैसी बन गई। वॉटसन खुद बाद में एडवर्टाइजिंग की दुनिया में चले गए और साइकोलॉजी की किताबों में ये प्रयोग एक बिल्कुल ही अलग रूप में पेश किया जाने लगा। जैसे जैसे समय बीता, किताबों में अजीबोगरीब बातें छपने लगी। किसी ने बच्चे की उम्र गलत बता दी, तो किसी ने ये झूठा दावा कर दिया कि उसका डर टेडी बेयर या किसी इंसान की दाढ़ी तक फैल गया था। और सबसे बड़ी बात, कुछ किताबों ने तो अपनी तरफ से एक हैप्पी एंडिंग तक कर दी। उन्होंने लिख दिया कि एल्बर्ट का डर बाद में दूर कर दिया गया था, यानी उसे डीकंडीशन कर दिया गया था। जबकि सच तो ये है कि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इन सब मनगढ़ंत कहानियों के बाद इतिहास का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। असली लिटिल एल्बर्ट आखिर था कौन? वो उस अस्पताल से कहाँ चला गया? ये रहस्य मॉडर्न साइकोलॉजी के लिए किसी ट्रू क्राइम सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं रहा है। कई रिसर्चर्स ने अपनी जिंदगी के सालों लगा दिए इस गुत्थी को सुलझाने में। एक ऐसा बच्चा जो बिना अपना असली नाम बताए विज्ञान का सबसे मशहूर चेहरा बन गया। एल्बर्ट की असली पहचान को लेकर मुख्य रूप से 2 थ्योरीज हैं। पहली है डगलस मेरिट हाइपोथेसिस, जो मानती है कि उस बच्चे की सिर्फ 6 साल की उम्र में हाइड्रोसेफेलस नाम की एक दिमागी बीमारी से बहुत दुखद मौत हो गई थी। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि वो पूरा एक्सपेरिमेंट एक बीमार और कमजोर बच्चे पर किया गया था। वहीं दूसरी थ्योरी एल्बर्ट बार्गर की है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 2007 तक यानी 87 साल की उम्र तक जिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्हें जिंदगी भर जानवरों से एक अजीब सी नफरत रही। असली एल्बर्ट कौन था, ये डिबेट आज भी जारी है। अगर हम आज के अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी एपीए के स्टैंडर्ड्स से देखें तो ये स्टडी नैतिक रूप से यानी एथिकली पूरी तरह से गलत थी। सबसे पहले तो बच्चे की मां को इन्फॉर्म्ड कंसेंट दिया ही नहीं गया था। उन्हें पता ही नहीं था कि असली प्रयोग क्या है। दूसरा, एक छोटे से बच्चे को जानबूझकर गहरा मानसिक आघात पहुंचाया गया। और सबसे भयानक बात, प्रयोग खत्म होने के बाद उसके डर को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की गई। उसे बस उसी खौफ के साए में अकेला छोड़ दिया गया। इस पूरे एक्सप्लेनेर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। क्या वैज्ञानिक प्रगति या साइंस में आगे बढ़ने की चाह कभी भी उस मानवीय कीमत को सही ठहरा सकती है जो वो अपने पीछे छोड़ जाती है? इसमें कोई शक नहीं कि वॉटसन के बिहेवियरिज्म ने हमें इंसान के स्वभाव को समझने में बहुत मदद की, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? एक मासूम बच्चे का सुकून? ये इतिहास का एक ऐसा विरोधाभास है जो विज्ञान और नैतिकता के बीच आज भी गूंजता है और शायद हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।